जय हिंद सभी को। आज हम सीरीज साइंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किया था। पार्ट 2 में हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है कि पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ कि कौन कौन से प्रकार की पत्तियां होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, प्रकाश संश्लेषण का। फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत होती है उन्हें। उसके बाद अगर वो मिनरल्स उन्हें ना मिले तो उनमें किस तरीके की बीमारियां या दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखिए, अगर आपको बायो में कोई भी चीज याद करनी है, किसी चीज का स्ट्रक्चर याद करना है, तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को बनाइए खुद से। जैसे कि हमें लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने ये बनाया। इस डंडी को हम क्या कहते हैं? पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। उसके बाद मैंने इस पत्ते को कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं ब्लेड। ये जो पूरा पोर्शन है पत्ती का, इतना बड़ा सा, इसे हम कहते हैं ब्लेड। ठीक है। इस पूरे को कहते हैं हम ब्लेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लेमिना, लेमिना ऑफ लीफ। ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लेड या फिर लेमिना ऑफ लीफ। उसके बाद यहाँ पे एक पतली सी लाइन होती है, या आपने सबने देखा है, जो यहाँ पे भी आपको इसमें भी नजर आ जाएगी। ये पतली सी लाइन होती है, यहाँ पे आपको डार्क दिखेगी, आगे जाके ये थोड़ी सी लाइट हो जाती है। इसको हम कहते हैं मिड रिब। इसका नाम होता है मिड रिब। ठीक है। ये मिड रिब होती है पत्ती की। उसके बाद ये साइड वाले पोर्शन को बोला जाता है मार्जिन। ये तो आपको पता ही है, आपने अपनी कॉपीज में बनाया होगा। इसे कहते हैं मार्जिन। फिर ये जो छोटी छोटी धारियां निकली होती हैं ऐसे करके, इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं वेन्स। जैसे आपके हाथों में नसें होती हैं, वैसे इनकी भी वेन्स होती हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, आप कभी भी छोटी क्लासेस में आपने पत्तियां बनाई होंगी तो आप इस तरीके से ये बनाते थे। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेन्स। ये लंबी सी जो बीच में से गई है, इसे हम बोलेंगे मिड रिब। ये साइड वालों को बोलेंगे वेन्स। इसके टिप को हम कहते हैं एपेक्स। इसके ही टिप को नहीं, किसी भी चीज के टिप को, यानी कि टॉप पोर्शन को हम कहते हैं एपेक्स। बेस आपको पता ही है। ये पेटियोल क्या होता है? पेटियोल ये वो छोटा सा पोर्शन है जहां से ये जुड़ा होता है टहनी से, और ये स्टिप्यूल, इसके पीछे जो छोटी सी दो पत्तियां होती हैं, आप इसे पत्ती कह भी सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने गुलाब का पौधा देखा हो तो आपने उसमें इसे देखा होगा, उसमें ज्यादा इजीली दिख जाता है ये। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे लीफ का। क्या है? सबसे पहले है ये ब्लेड, जो मैंने आपको बता दिया। ये पूरा बड़ा सा पोर्शन, इसे हम लेमिना भी कहते हैं। ऊपर वाले टिप को एपेक्स कहते हैं। साइड से जो चीजें होती हैं उसे मार्जिन कहते हैं। ये जो यहाँ से आपको लाइंस दिखती हैं, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। बीच वाली लाइन को हम इसे मिड रिब कहते हैं। और वो पोर्शन जिसके सहारे पत्ती टहनी से जुड़ी होती है, यानी कि प्लांट से जुड़ी होती है, उसे हम कहते हैं पेटियोल। नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। वैसे तो इसकी कई वैरायटीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन ब्रॉडली हम लीव्स के टाइप्स को सिर्फ 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वेनेशन के लीफ, वेनेशन के बेसिस पे। वेनेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। मैंने अभी आपको वेन दिखाई, तो हम लीव्स में किस तरीके से वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं वेनेशन। तो इस बेसिस पे 2 तरीके की लीव्स होती हैं, एक पैरेलल वेनेशन वाली और दूसरी रेटिकुलेट वेनेशन वाली। पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि सपोज हमने ये लीफ बनाया, ठीक है, तो इस लीफ में जो वेन्स हैं वो ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे, ये पैरेलल्स होंगी। ठीक है। और इधर भी ऐसे 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 ये पैरेलल वेन्स होंगी। ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन का जो पत्ता होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये पत्ता है, ठीक है, तो
ये एक मिड रिब तो होगी ही, साइड में ये वेन्स भी होंगी, उसके साइड में भी ऐसे ऐसे वेन्स निकलती हैं, ठीक है, ये ऐसे वेन्स हैं, फिर ऐसे ऐसे करके साइड में वेन्स होती हैं, इसे हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल आपने बनाना देखा होगा, ठीक है, ग्रास में भी देखा होगा, लंबी लंबी पत्तियां होती हैं और उसी तरीके से ऐसे पैरेलल ऐसे करके धारियां होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है पीपल। पीपल का पत्ता आप सभी ने देखा होगा, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है। अब आते हैं हम लीफ के ब्लेड के बेसिस पे। ब्लेड मैंने आपको बताया ना, ये वाला पोर्शन ब्लेड कहलाता है, ये पूरा पोर्शन। अब इसके बेसिस पे दो तरीके की लीव्स होती हैं, एक सिंपल लीफ और दूसरा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, ये एक सिंगल ब्लेड होगा, दैट्स इट, ये हो गई हमारी सिंपल लीफ। लेकिन कॉम्प्लेक्स लीफ में आपने देखा होगा कि ये ऐसे 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 करके बनते हैं, ऐसे ऐसे करके बनते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तरीके से तो ये बन गई कॉम्प्लेक्स लीफ। और इसमें एक खास बात और होती है कॉम्प्लेक्स लीफ में, कि सपोज ये स्टेम से जुड़ा है, ये इसका पेटियोल है, तो यहाँ पे ये एक नहीं होंगे, ये एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो छोटे 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 होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीफलेट्स। क्या कहते हैं, लीफलेट्स, इन्हें हम कहते हैं लीफलेट्स। और ये जो बड़ा होता है, इसे तो आपको पता ही है कि ये मेन लीफ कहलाता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये साइड से आपको कटे जैसे नजर नहीं आएंगे, और इसमें सिर्फ एक ही होगा, जैसे ये स्टेम है तो ये एक ऐसे पत्ता जुड़ा है बस, फिर दूसरा यहीं से जुड़ेगा और दूसरा इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये हो गए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल्स। अब इसकी फोटो देख लेते हैं हम कि ये फोटो में आपको कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनकी इमेजेस को। ये है केले का पत्ता, इसमें होती है पैरेलल वेनेशन, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये देखिए ये जो लाइंस हैं एक्चुअली में ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है, ये बिल्कुल सीधी सीधी गई है। ये इसकी मिड रिब है, ठीक है, और इस मिड रिब से ये कुछ लाइंस यहाँ गई हैं, कुछ यहाँ गई हैं, एकदम पैरेलल है। लेकिन वहीं पे अगर आप ये देखेंगे, ये जो आपका पत्ता है ये एक्चुअली में बनाना लीफ है, ठीक है, ऊपर वाला बनाना लीफ है। अब आप इसको देख लीजिए, ये एक पीपल का पत्ता है, ये इसकी मिड रिब, ये इसकी साइड वेन्स है, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें भी देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे छोटी 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 झिल्लियां बनी हुई है, ये इस तरीके की वेन्स बनी हुई है, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, पीपल ट्री का पत्ता है ये। अब दूसरे आधार पे ये सिंपल लीफ है। अब आप देखो यहाँ पे ये इसमें कोई कांटेदार इसके किनारे यानी कि मार्जिन नहीं है, ये एकदम सिंपल सी मार्जिन है। और कभी आपने आम का पत्ता देखा भी हो तो ये यहीं से ये एक टहनी होती है और यहीं से ये ऐसे अटैच होता है, फिर यहीं से पत्ता अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा। आपने रखा भी होगा कभी, कलश पे इसको रखते हैं तो वो इसी तरीके से फूल टाइप बन जाता है, तो वो यहीं से अटैच्ड होते हैं। लेकिन ये देखो ये रोज प्लांट है, रोज प्लांट का लीफ, पहली बात तो ये देखो इस तरीके से इसमें ब्लेड्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये प्लेन तो बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ मैंगो का ये प्लेन है। दूसरी चीज, ये जाके स्टेम से कनेक्टेड होगा, तो एक स्टेम से ये बहुत सारे कनेक्टेड है, तो ये जो छोटे छोटे हो गए इन्हें हम कह देंगे लीफलेट्स, ठीक है, ये बहुत सारे लीफलेट्स हो गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल है एक सिंपल लीफ का, ओके, और ये एग्जाम्पल है एक कंपाउंड लीफ का, ऑलराइट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज पैरेलल वेनेशन, ठीक है, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, दिस इज सिंपल लीफ, और ये है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट ने लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और उसने अपना खाना बना दिया और हमें ऑक्सीजन भी दे दिया, राइट। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हालांकि ये जो आपका सिलेबस है वो 8th तक की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, बट उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखी जाती है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया है। वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो समझते हैं सबसे पहले, जैसा हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन हमें देते हैं वापस, राइट, ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। इन सबको लेके उन्होंने बनाया फूड, ये उनका फूड है। और ये फूड क्या है? दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, C6H12O6। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी देते हैं भाई, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी जनरेट करते हैं और ये ऑक्सीजन जो वो एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं और इसको हम यूज कर लेते हैं। हम ही नहीं, बहुत सारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो इसे यूज करते हैं। अब इसका इस इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है? देखिए, कभी भी आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं इसका मतलब है कि आपने एक तरफ लिखा रिएक्टेंट और दूसरी तरफ लिखा प्रोडक्ट। देखो, वैसे तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है इक्वेशन को बैलेंस करना, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि आपको इस इक्वेशन को रटना ना पड़े। अगर कहीं आप भूल भी जाओ कि कितने मॉलिक्यूल थे कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, तो आप उस इक्वेशन को देख के बैलेंस कर पाओ। तो समझिए जरा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यानी कि कार्बन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट में भी वही चीज है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब देखिए, लेफ्ट साइड में कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है? 6। तो राइट साइड में भी 6 होना चाहिए। तो राइट साइड में भी 6 है ग्लूकोज में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल है। ऑक्सीजन पे आते हैं। अगर आप गिनेंगे तो ऑक्सीजन का ये 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 × 6 यानी कि यहाँ तो हो गया ऑक्सीजन 12 और यहाँ पे भी हो गया ऑक्सीजन 12, यानी कि आपको दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 24। तो यहाँ हो गया 24। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ग्लूकोज में? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 6 लिया है, तो ये 6 और 6 हो गए 12 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 6 × 2 12, तो 12 + 12 क्या हो गया? 24। यानी कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन क्या आ गया? 24। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये 12 है, तो ये हो गया 24। इसी तरीके से ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन चले गए, तो हमें इधर कितना हाइड्रोजन चाहिए? 12, यानी कि 6 × 2 12। तो यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 और यहाँ भी कितनी है? 12। ओके, ये समझ आ गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें कुछ एंजाइम्स भी यूज होते हैं। उतने एंजाइम्स को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, बट हाँ इतना समझ लीजिए कि एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। मतलब आप ये देखो, रिएक्टेंट में प्लांट्स 2 चीजों को ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ले रहे हैं ये वाटर। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से भी तो निकल सकता है या फिर यहाँ से भी निकल सकता है। तो ऑक्सीजन निकलता है वाटर मॉलिक्यूल से, और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है कहीं भी जहां पे आप साइंस का एग्जाम दें, चाहे वो आप एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, उसमें भी ये बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो पेड़ हमें देते हैं एनवायरमेंट में, वो कौन से मॉलिक्यूल को यूज करके निकालते हैं। वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो हमें वाटर से देते हैं, यानी कि वो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं प्लांट्स और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसको बताया किसने था? जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्टली।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड ऑक्सीजन, हु इन्वेंटेड ऑक्सीजन। तो आप ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के इन्वेंटर कौन थे? जोसेफ प्रिस्टली। ओके, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है कि कौन कौन से कलर पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं लीफ के द्वारा। तो समझिए, 4 तरीके के कलर पिगमेंट्स होते हैं जो लीफ यूज करते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, मतलब ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर होता है। फिर आते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन होता है। फिर आते हैं ज़ैंथोफिल, उसका कलर येलो। फिर कैरोटिनॉइड्स, उसका कलर येलो से येलो ऑरेंज, मतलब थोड़ा थोड़ा येलो दिखता है और फिर येलो ऑरेंज दिखता है। तो ये चारों वो कलर पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इस क्लोरोफिल ए को मेजर पिगमेंट कहते हैं। क्यों मेजर पिगमेंट कहते हैं? क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, राइट। लेकिन ये जो 3 हैं, इनका भी एक अपना रोल है, पर इनका मेजर रोल नहीं है, इसीलिए हम इसे एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब वो पिगमेंट्स जो मेजर पिगमेंट की मदद करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, वो है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सी रेंज में होता है? रेंज का मतलब है, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। ठीक है, विबग्योर ये वो 7 कलर्स हैं जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं, राइट। विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, उसमें से ब्लू और रेड रीजन में, यानी कि ब्लू कलर के रीजन में और रेड कलर के रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स का, लाइट का, प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये ब्लू रेड जोन का, और एक ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है वाटर मॉलिक्यूल से, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है लाइट का? ब्लू और रेड रीजन में। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की सहायता से होता है, ये हम सबको पता है। क्लोरोफिल में भी एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, अगर पर्टिकुलरली आंसर देना हो उसमें भी, और अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो इसका आंसर होगा मीसोफिल। ठीक है, मीसोफिल के लेयर में, राइट। ये मीसोफिल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए, ये अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे बहुत ही डीप में पढ़ सकते हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी में आपको इसे मिल जाएगा, पर ये कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ याद करने वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं। ये है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स CO2 को शुगर में, यानी कि अपने खाने में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया इस रिएक्शन में कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान बनता क्या है, उनका मेन फूड क्या होता है जिसके लिए प्लांट्स इतनी मेहनत करते हैं, वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो केल्विन साइकिल में बनता है। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। हालांकि इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अगर आपको कहना हो कि पर्टिकुलरली केल्विन साइकिल क्या काम करता है, तो इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको याद रखनी है कि एक केल्विन साइकिल में बनता क्या क्या है। तो एक केल्विन साइकिल में 3 ATP बनता है। ठीक है, ATP का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपने ह्यूमन के भी रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। दूसरा है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADPH2 के। NADPH क्या है? NADPH है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं वैसे तो, पर आपको इसे याद रखना है कि 3 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे, 2 NADPH2 बनेगा और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को रिजर्व कर लिया जाता है। किसके लिए रिजर्व कर लिया जाता है? ग्लूकोज के लिए। अब ध्यान दें, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और हमारे केल्विन साइकिल में कितना CO2 बन रहा है? 1 CO2 बन रहा है। यानी कि एक केल्विन साइकिल में सिर्फ 1 कार्बन ही मिल रहा है हमें। ओके, एक केल्विन साइकिल में सिर्फ 1 कार्बन ही मिल रहा है हमें तो चाहिए 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए आपको क्या करना होगा? 6 केल्विन साइकिल चलानी होगी। ठीक है, 6 केल्विन साइकिल चलानी होगी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स कितने केल्विन साइकिल को कंप्लीट करते हैं? तो आंसर है 6 केल्विन साइकिल। आपको इसे रटना नहीं है, आपको बस याद कर लेना है कि एक केल्विन साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड से हम सिर्फ 1 ही कार्बन रिजर्व कर पाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 है, अब भाई उसमें हमें 6 कार्बन चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है? उसको 6 साइकिल चलाना है। तो 6 साइकिल में होगा क्या? यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी समझ लेते हैं। 1 केल्विन साइकिल में हमें कितना ATP मिला? ATP मिला 3, राइट। NADPH2 कितना मिला हमें? 2। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी मिली? 1। और ऐसे हमें कितने केल्विन साइकिल चलाने होंगे? 6। यानी कि 6 केल्विन साइकिल चलाने होंगे। 6 केल्विन साइकिल को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं, अगर 1 केल्विन साइकिल में 3 ATP है तो 6 × 3 कितनी ATP होंगी टोटल? 18 ATP, राइट। NADPH कितना होगा? 2 × 6 12 NADPH2। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें क्या करना है? 1 कार्बन निकलेगा उससे, तो कार्बन कितने होंगे टोटल? 1 × 6 यानी कि 6। ये तो हमें पता ही है। तो ओवरऑल आप समझिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 6 बार केल्विन साइकिल चलाना पड़ रहा है। तो 6 केल्विन साइकिल में हमें क्या क्या मिलने वाला है? 18 ATP, 12 NADPH2 और 6 कार्बन। ये कंप्लीट हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए रिवाइज करिए मेरे साथ। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट में ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो कहाँ से इवॉल्व होता है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के निकाला जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल यूज होता है उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल A को हम मेजर पिगमेंट कहते हैं क्योंकि इसका रोल मेजर रोल होता है। अब ये क्या करता है उतना डीप में नहीं जाना, अगर आपको पढ़ना है तो आप 11th-12th की NCERT को पढ़ सकते हैं। क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ये तीनों पोर्शन, इसको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल A की। उसके बाद क्वेश्चन आता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। तो लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कहाँ होती है? ब्लू और रेड रीजन में। किसका रीजन? विजिबल स्पेक्ट्रम का रीजन। विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर और 7 कलर होते हैं, आपको पता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है जो मीसोफिल लेयर में पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि इसमें सिर्फ केल्विन साइकिल नहीं, आपको 2-3 साइकिल और मिलेंगी, बट केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करता है। 1 केल्विन साइकिल में 3 ATP, 2 NADPH2 और 1 CO2 मिलता है हमें। तो इसी तरीके से हमें 6 कार्बन साइकिल केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमें कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स के बारे में। देखिए मिनरल्स क्या है।
आपको पता है कि जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली जो एलिमेंट्स होती हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स हमारे लिए भी ज़रूरी है, यानी कि एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हम ये समझ लेते हैं कि एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल है और ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि भाई एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट। इसीलिए एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी क्राइटेरिया, कि वो मिनरल नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मस्ट है। मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसके बिना वो नॉर्मल ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे मिनरल्स एसेंशियल मिनरल्स की कैटेगरी में गिने जाएंगे, ठीक है। यानी कि अभी मैंने बताया कि इनकी एब्सेंस में क्या होगा, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो, ना उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, ठीक है, और ना ही वो सीड प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, सीड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। अनदर इज नॉट रिप्लेसेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉट रिप्लेसेबल का मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत 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 ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। ऑक्सीजन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। उसी तरीके से एसेंशियल मिनरल्स प्लांट्स में वो कहलाएंगे जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैल्शियम देना है प्लांट में तो आप नाइट्रोजन दे दो ये चलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर एसेंशियलिटी में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का आपको पता ही है कि खाना को लेना, उसे डाइजेस्ट करना, उसे एब्जॉर्ब करना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए वो। अब आते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन कई आधार पे है, ब्रॉडली 2 आधार पे है। सबसे पहला है डाइवर्स फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एलिमेंट्स के क्या क्या है उस बेसिस पे। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट होने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये मैग्नीशियम एक एसेंशियल पार्ट है क्लोरोफिल का, ठीक है। इसी तरीके से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एटीपी में पाया जाता है, ये एक एसेंशियल पार्ट है एटीपी का, बिना फॉस्फोरस के एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो आपको नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फॉस्फोरस की जरूरत है। नेक्स्ट है एक्टिवेट या इनहिबिट करने वाले एंजाइम। एक्टिवेट का मतलब है, आपको पता ही है, किसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, मतलब हेल्प करना उनके काम को शुरू करने में। इनहिबिट का मतलब है रोक देना, यानी कि अगर कोई किसी के काम को रोक दे तो हम ये कहेंगे कि ये इनहिबिटर है, राइट। तो Mg2+ भी एक्टिवेट करने वाला एंजाइम है और जिंक भी एक्टिवेट कर दे, सॉरी एंजाइम नहीं, मिनरल है। तो ये क्या है, ये एक्टिवेटर है, ठीक है। ऐसे ही इनहिबिटर भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करने वाले। किसको, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखिए ऑस्मोटिक शब्द का मतलब आपने सुना होगा कि एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें से वाटर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक मूवमेंट, राइट। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब है कि पानी के लेवल को वो चेंज कर सकता है, पानी या कोई भी फ्लूइड। एग्जाम्पल के लिए पोटाशियम। पोटाशियम स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा,
इस तरीके के सेल्स होते हैं स्टोमेटा के, राइट। ये स्टोमेटा जब खुलता है तो CO2 अंदर जाती है, ठीक है, CO2 अंदर जाती है, और फिर से जब ये खुलता है तो O2 बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये पोटाशियम क्या है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर करने वाला, मतलब चेंज करने वाला। अगर पोटाशियम ना हो तो स्टोमेटा खुलेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे, जिसके कारण इसकी जो प्लांट की नमी होती है उसमें ऑक्सीजन में और CO2 के ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए नेक्स्ट है अमाउंट की बेसिस पे, यानी कि कौन सा मिनरल कितनी मात्रा में चाहिए प्लांट को, इसके बेसिस पे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए क्रेडिट जाता है कार्ल मेज नामक एक साइंटिस्ट को। और ये भी क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि कार्ल मेज ने मिनरल्स को किस आधार पर डिवाइड किया, या इसको दूसरे तरीके से पूछ लेंगे कि रिक्वायर्ड अमाउंट के बेसिस पे मिनरल्स को किसने डिवाइड किया। तो वो थे कार्ल मेज। कार्ल मेज ने मिनरल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। देखिए इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को मिला के आपको कहीं कहीं 16 मिल जाएंगे और कहीं कहीं 17 मिल जाएंगे। तो अगर आप NCERT में देखोगे 11th 12th की NCERT में तो आपको ये 17 मिलेगा, ठीक है। वैसे 16 भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा, तो उसमें एक और ऐड हो जाता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, एक नॉन मिनरल और दूसरा मिनरल। नॉन मिनरल का मतलब ये है कि ये जो है ये हमें एयर से मिलता है, आई मीन प्लांट्स को ये एयर से मिलता है और वाटर से मिलता है, ठीक है। जैसे कार्बन एयर से मिलता है, ऑक्सीजन एयर से मिलता है और हाइड्रोजन भी वाटर से मिलता है। नेक्स्ट है ऐसे मिनरल्स जो वो सॉइल से लेते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, निकल। देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि बताइए इन चारों में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है या नहीं है। तो आप अपना कोई भी ट्रिक बनाए, ठीक है, अपना ट्रिक बना के इन दोनों मिनरल्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से याद कर लें। अब मैं इनके पूरे फुल नाम लिख देती हूँ। Fe आपको पता है ये आयरन का सिंबल है, ठीक है। कॉपर का सिंबल होता है Cu, राइट। Zn मतलब जिंक, ओके। B मतलब बोरोन, Cl मतलब क्लोरीन, ओके। MO का मतलब है मोलिब्डेनम, ठीक है। MO मतलब मोलिब्डेनम, ठीक है। Mn मतलब मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज। और ये Ni आपको मिलेगा बाकी बुक्स में, निकल, ठीक है। ये हो गए हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा, अगर आप गार्डनिंग भी करते हो तो NPK 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 डाल दो, NPK खाद दे दो, इस तरीके से। तो NPK का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है। P मतलब फॉस्फोरस, ऑलराइट, और K मतलब पोटाशियम, ठीक है। ये NPK, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाकी बचा हुआ, दिस इज कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है। तो Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, ऑलराइट। S का मतलब हो गया सल्फर और Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम। बच्चे मैंगनीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज जाते हैं, तो ध्यान रखें आप लोग कि मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग अलग है। तो आपको ये समझ आ गया
कार्ल मेज ने क्या किया, मिनरल्स को डिवाइड किया रिक्वायर्ड अमाउंट के बेसिस पे। इसमें पहला उन्होंने डाला माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा उन्होंने डाला मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब जो हमें कम मात्रा में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं आपके, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एयर और वाटर से मिल जाता है। और बाकी के मिनरल जो सॉइल से मिलते हैं वो है आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज और निकल। इसी तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, एनपीके, 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 इस तरीके से याद करिए। एनपीके भारी मात्रा में चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, देन कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। आगे आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस समझिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट अगर हम एक मतलब ब्रॉडली आम बोलचाल की भाषा में समझें तो मैक्रो का मतलब है कि आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो का मतलब है कम मात्रा में चाहिए। लेकिन क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड, आप साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ भी लिया जाता है, तो 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट या ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब है कि उसमें पानी को इन्वॉल्व आप मत करिए। ठीक है, पर ग्राम में 1 मिलीग्राम। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन, उससे ज्यादा होना चाहिए तो वो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर कंसंट्रेशन इससे कम हो गया तो आप उसे कह दीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में कम होगा, इसका ऑपोजिट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम एक्टिविटी में। ठीक है, यानी कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट में ऐसा कुछ खास रोल नहीं है, एंजाइम एक्टिविटी का रोल नहीं है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की बॉडी को बिल्ड करते हैं, यानी कि उसके पत्ते बड़े बड़े होंगे, उसके फूल बड़ा होगा, उसका फल बड़ा होगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसके स्टेम अच्छा होगा। ठीक है, उसका तना, पत्ती, फूल, फल, वो सब अच्छे से डेवलप करेगा। किसकी मदद से, मैक्रो न्यूट्रिएंट की मदद से। माइक्रो न्यूट्रिएंट का ऐसा कुछ खास काम नहीं होता प्लांट्स की बॉडी को बिल्ड करने का। दे आर नॉट बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। जैसे होता है ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन है। लेकिन प्लांट्स के लिए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर ये थोड़े से ज्यादा हो जाए ना, थोड़े से ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन आपने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, मतलब यूरिया की खाद आपने अगर सपोज थोड़ी सी ज्यादा डाल दी तो वो जहरीला हो जाएगा, फल फूल उसका सब कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने ज्यादा डाल दिए तो वो टॉक्सिक हो जाएंगे। ठीक है, समझिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल। तो ये सब क्या है, अगर ये सब एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक साबित होते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको समझ आ गया। एक बार जरा देख लेते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्विक रिवीजन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उनका कंसंट्रेशन 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, मैक्रो में ज्यादा होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंजाइम एक्टिविटी में कुछ खास रोल प्ले नहीं करते, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बॉडी बिल्डिंग फंक्शन नहीं होता, लेकिन मैक्रो का होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, तो वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक साबित होगा, यानी कि जहरीला साबित होगा, डेंजरस साबित होगा। पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं हमारे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स पे, यानी कि अगर ये मिनरल्स ना मिले प्लांट्स को तो उससे क्या होगा। जैसे कि ह्यूमन वाले डिजीज में आपने पढ़ा होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी कब होती है, जब इंसान में विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, स्कर्वी कब होती है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ऐसे रोग जो किसी चीज की कमी से होते हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी
डिजीज हो जाती है, आप इसे डिजीज कह सकते हैं। तो सबसे पहला है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस शब्द का ही मतलब होता है मर जाना, ठीक है। यानी कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं, उनके जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस इन 4 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है, कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम। एक तो आपको एटलीस्ट 50 तक आप अपने पीरियोडिक टेबल में जाइए और एटलीस्ट 50 एटॉमिक नंबर तक उन सब के सिंबल को याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है पत्तों का पीला हो जाना, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ पौधे में पत्ते पीले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है? ये इन सभी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। पहला है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और मैंगनीज। ये वाला क्या है? मैंगनीज। मैंने आपको कहा था मैग्नीज और मैंगनीज में फर्क है, ठीक है। मैग्नीशियम और मैंगनीज में फर्क है, और ये है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। आपको एक चीज याद रखनी होगी कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं तब तक जब तक उनमें किसी चीज की डेफिशिएंसी या कोई बीमारी ऐसी ना हो जाए या आप उसे काट ना दें, ठीक है। तो डेफिशिएंसी का कारण यानी कि सेल डिवीजन के इनहिबिशन का कारण क्या है? इनहिबिशन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज को रोक देना। डिस्टर्ब मतलब कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, यानी कि सेल की जो ग्रोथ हो रही थी, जो सेल बढ़ रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये किस कारण से होता है? इन 4 एलिमेंट्स के कारण से, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटाशियम और सल्फर। नेक्स्ट है डिले इन फ्लावरिंग। आपने देखा होगा कि सेम प्लांट आपने भी लगाया और आपके पड़ोसी ने भी लगाया, लेकिन उसके फूल खिल गए और आपके नहीं खिले। इसका रीजन क्या है? कि आपके प्लांट्स में डेफिशिएंसी है इन एलिमेंट्स की, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। यानी कि फूल निकलने का जो पीरियड होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत डीले हो जाता है, और किसी किसी में तो निकलते ही नहीं है अगर इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया, हमने पूरे मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, लीव्स के बारे में पढ़ लिया, उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। ये हमने पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर कर लिया। आगे हम और भी जो बहुत सारे लेक्चर देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यू होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। तो ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।